हेलो फ्रेंड। हेलो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास। सभी लोग आ जाइए। और चलिए हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिविल पॉइंट में। और यहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हुआ है जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस जहां पर रिलीजियस, नेचुरल और हिस्टोरिकल सभी हम लोगों ने कवर करे। आज हम लोग एमसीक्यू की मदद से देखेंगे कि हम लोगों को कितना रिकॉल है और हम लोगों को कितनी चीजें याद हैं। और याद रखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं जिन क्वेश्चनों को मैंने क्लास में नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पर जानबूझ के डाले हैं जिससे वो क्वेश्चन से आप याद कर पाओ। अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, ऑडिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन से पहले मैं बहुत ही बढ़िया एक कोटेशन पढ़ूंगा जो आपके अंदर जोश और जुनून भर देगा। और ये जो आने वाले जो कुछ समय है जो आप पूरे क्वेश्चन कर पाओगे बहुत ईमानदारी के साथ। जीवन में संघर्ष आए तो घबराना नहीं, जीवन में संघर्ष आए तो घबराना नहीं, क्योंकि यह जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है मेरे दोस्त। जो खिलाड़ी लाजवाब होता है, जो खिलाड़ी लाजवाब होता है। मुझे पता है कि आप लोग जो खिलाड़ी हैं लाजवाब हो और इस जिंदगी के खेल को बहुत बढ़िया तरीके से खेलोगे और इस एग्जाम को आप लोग बहुत शानदार तरीके से क्वालिफाई करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा मैं से जूम एंड जूम आउट कर लूं। चलिए चलिए अब आप लोगों को इसके जवाब देना है प्रॉपर वे में। चलिए करें। और हो सके तो आप लोग इस वीडियो की लिंक को थोड़ा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ और बताओ कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं जय सर। चलिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन और आप लोगों को आंसर देना है भाई। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर, ये 64 योगिनी मंदिर कहां पर है, शारदा मंदिर कहां पर है, मंगलनाथ मंदिर कहां पर है और बाबा बैजनाथ मंदिर कहां पर है, ये आपको मिलाना है। चार ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी। तो किस तरीके से आपको आंसर देना है, चलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 64 योगिनी मंदिर की अगर हम लोग बात करें ना, ये जो 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश में 3 जगह पर है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर 64 योगिनी मंदिर है। कहां कहां पर हम लोग देख लेते हैं। एक तो मुरैना में है, ठीक है, मुरैना में आपको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। दूसरा है भेड़ाघाट, कहां पर है, भेड़ाघाट। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर मुरैना में मिलेगा आपको, भेड़ाघाट में मिलेगा। और कहां पे मिलेगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि कहां पर 64 योगिनी मंदिर है। 3 मैंने 64 योगिनी मंदिर आपको क्लास में बताए थे, मुरैना, भेड़ाघाट। आइए इसमें देखते हैं कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या। चलिए यहां पर ना तो भेड़ाघाट है ना मुरैना है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है, यहां पर है जबलपुर। भेड़ाघाट कहां पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भेड़ाघाट कहां पे पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा, वन का जो आंसर होगा जबलपुर। ठीक है, ए का तीसरा होने वाला है। शारदा माता के मंदिर की बात करें तो शारदा माता का मंदिर कहां पर पड़ता है माय डियर फ्रेंड, सतना में पड़ता है, सतना जिले में पड़ता है। पर यहां पे सतना ऑप्शन में नहीं है तो मैहर ऑप्शन में दे रखा है। तो मैहर जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहीं पर आप लोगों को क्या मिलेगा, मां शारदा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगर मंगलनाथ मंदिर की बात करें तो ये कहां पर मिलेगा, उज्जैन में है मंगलनाथ मंदिर। ठीक है, और बाबा बैजनाथ मंदिर कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है आगर में। तो देखिए पहले का ए ऑप्शन है, पहले का सॉरी ए का कौन सा है, तीसरा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के कहां पर है, मुरैना में है और जबलपुर भेड़ाघाट में है। तीसरा मैं देखता हूं कि आप लोगों ने आंसर दिया कि नहीं। खजुराहो में, बहुत बढ़िया, यहां पे हरिओम ने आंसर दिया। ठीक है, सभी लोग आंसर देते चाहे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, फिर थोड़े से फास्ट में हम लोग सभी क्वेश्चन करने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि हिंडोला महल, सहस्त्रबाहु मंदिर, रानी रूपमती महल और मदन महल ये कहां पर है, और इनमें से कौन सा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो हिंडोला महल है ना, ये कहां पर है। हिंडोला महल जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में मांडू में पड़ता है। धार डिस्ट्रिक्ट में जो मांडू है, यहां पर आपको हिंडोला महल नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रानी रूपमती महल, ये भी धार मांडू में पड़ता है, और मदन महल ये पड़ेगा आपका जबलपुर में। मदन महल कहां पे पड़ेगा, जबलपुर में पड़ेगा। तो बचा कौन सा, सहस्त्रबाहु मंदिर। तो सहस्त्रबाहु मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये मिलेगा ग्वालियर में। तो सहस्त्रबाहु मंदिर को ही सास बहु मंदिर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये मंदिर कहां पे देखने को मिलेगा आपको, ये मंदिर कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, सॉरी ग्वालियर में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, बुरहानपुर में है, या भोपाल में है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है। तो दोस्तों बताइएगा जल्दी से कमेंट में कि आपको पता है क्या। मैं देख रहा हूं, मदन महल जबलपुर, रानी दुर्गावती महल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिया ने आंसर, एकदम सही दिया है। तो दोस्तों बड़ा जो गुरुद्वारा है इसे दाता बंदी गुरुद्वारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दाता बंदी गुरुद्वारा कहा जाता है। यहाँ पे सिक्कों के जो गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर बंदी बना के रखा गया था। सिक्कों के जो गुरु हैं उन्हें बंदी बनाकर यहाँ पे रखा गया था, और साथ में 52 जिलों के, बहुत सारे आसपास के जिलों के राजाओं को बंदी बनाकर यहाँ पर रखा था जहांगीर ने। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया था, और सिक्कों के गुरु को बाद में छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। उसी से इसका नाम पड़ा दाता बंदी गुरुद्वारा जो है वो कहां पर है, ग्वालियर के किले में ही है। ग्वालियर के किले में बना हुआ है, जहां पर सिक्कों के गुरु गोविंद सिंह को, यहां पर सिक्कों के गोविंद सिंह गुरु को क्या कर दिया था, कैद करके रखा गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को यहां पर कैद करके रखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए तो कहां पर है, ग्वालियर में है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओरछा कौन से जिले में स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरछा कौन से जिले में स्थित है। ओरछा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक किले हैं। राम भगवान का यहाँ पर मंदिर भी है, जहां पर सुबह शाम सलामी दी जाती है। राम जी को यहाँ पे भगवान ना बोलकर यहाँ पे राजा बोला जाता है, और उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, और साथ में सलामी दी जाती है। राजा की तरह यहाँ पे पूजा जाता है भगवान राम को, ध्यान रखिएगा, ओरछा में। ठीक है, और यहाँ पर एक रामायण से संबंधित संग्रहालय भी ओरछा में आपको देखने को मिलेगा। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसेगा। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है, और यहाँ पर ओरछा में एक बेतवा नदी पर एक घाट है जिसे कंचना घाट कहते हैं। कंचना घाट बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है कि कंचना घाट किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी पर कंचना घाट है, और जो कहां पर है, ओरछा में देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो ओरछा है हमारे मध्य प्रदेश के 52वां जिला जो बना था, ठीक है, 2018 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 52वां जिला बना गया था, जिसका नाम है निवाड़ी। और निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, उन 3 तहसीलों में से एक तहसील जो है उसका नाम है ओरछा। याद रहेगा, सिंपल सी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला 2018 में बना था। 2018 में 52वां जिला बना, उसमें 3 तहसील हैं, उन 3 तहसील में से एक तहसील है ओरछा। ओरछा अब कहां पर है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत बढ़िया, चलिए बी आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर है। तो ये तो आंसर है, इसके साथ जो मैंने अदर जानकारी आपको दी, इंफॉर्मेशन दी है, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 52वां जिला आपको पता चल गया, 2018 में बना था, बेतवा नदी के किनारे ओरछा है, कंचना घाट यहां पर है, और भगवान राम को यहां पर राजा की तरह पूजा जाता है। पुलिस वाले सुबह शाम यहाँ पे सलामी देते हैं, याद रखिएगा ओरछा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, और वो जगहें हैं जहां पर ये गुफाएं हैं, तो उसको आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए करके बताइए जल्दी से।
इसका आंसर क्या होगा? मैं साइड में हो जाता हूं, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो एक बार शेयर करना, क्योंकि अब हम लोगों ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, सिलेक्शन आपको, और जो भी आपके डाउट रहते हैं ना क्लास को लेकर, आप यहां पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, पांडव गुफाएं की बात करें, ये पांडव गुफाएं वही है जहां पर पांडवों ने अज्ञात वनवास गुजारा था। अज्ञात वनवास गुजारा था पांडवों ने। ये कहां पर है दोस्तों? ये पड़ती है पचमढ़ी में। पचमढ़ी जो है, ठीक है, होशंगाबाद या नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पचमढ़ी। और इस पचमढ़ी में ही ये शीतकालीन राजधानी भी कहलाती है मध्य प्रदेश की। यहां पर पांडव गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मारा की गुफाएं कहां पे देखने को मिलेंगी, बताइए मारा की गुफाएं कहां पर मिलेंगी? मारा की गुफाएं जो है वो सिंगरौली में ही है। मैंने आपको याद करवाया था, देखिए सींग, सिंगरौली में सींग है ना, और किसी ने सींग मारा। सींग मारा मतलब कोई गाय है, उसने आपको सींग मार दिया, इस तरीके से आपको याद रखना है मारा की गुफाएं। भूल जाते हैं अक्सर कि मारा की गुफाएं कहां है, तो मारा मतलब किसी ने आपको सींग मार दिया, तो सींग से सिंगरौली याद रखना है, मारा से मारा की गुफाएं याद रखना है, आपको याद रहेगा। फिर शंकराचार्य की गुफाओं की बात करें तो शंकराचार्य की गुफाएं जो है वो है ओमकारेश्वर में है, और यहाँ पे शंकराचार्य की बहुत बड़ी 108 फीट की एक मूर्ति भी बनाई जा रही है ओमकारेश्वर में। शंकराचार्य की तपस्थली भी है ओमकारेश्वर, बोले तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ओमकारेश्वर कहां पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ओमकारेश्वर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ओमकारेश्वर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, मतलब नेशनल पार्क भी है। तो ओमकारेश्वर देखिए एक नदी द्वीप भी है। ओमकारेश्वर क्या है? नदी द्वीप। ध्यान देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए। ओमकारेश्वर एक नदी द्वीप है, नर्मदा नदी के किनारे है, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ओमकारेश्वर द्वीप है, ये नर्मदा नदी आई, ऊपर से गई, इधर चली गई और इधर से चली गई, ये नदी द्वीप है। ऊपर नर्मदा नदी को कावेरी नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी को ऊपर कावेरी नदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और नीचे नर्मदा ही कहा जाता है। भगवान शंकर के दो यहाँ पर शिवलिंग है, दोनों शिवलिंगों को एक साथ क्या कहा जाता है? भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें बिलोबा की गुफाएं। बिलोबा से आप बिलैया याद रखना, बिलैया या बिल्ली याद रखना है। और बिल्ली कहाँ की फेमस है? सिंधियाओं की बिल्ली बहुत फेमस है, जो कहां पर रहते हैं? ग्वालियर में। तो बिलोबा की गुफाएं कहां पर मिलेंगी? आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगी। चलिए, तो कौन सा आंसर सही रहेगा? पहले का आंसर है 3, ठीक है, दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का दूसरा ही है, तो यहां पे सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेशनल पार्क जो है यहां पर कब बनाया गया? नेशनल पार्क जो है ना, दिखता विकता है नहीं, ओमकारेश्वर में कोई नेशनल पार्क है नहीं, पर फिर भी कहते हैं किताबों में देखने को मिलता है, तो हमें भी याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में जो नेशनल पार्क है वो 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पूरे भारत में सर्वाधिक किसी राज्य में जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश ही है अपना। ठीक है, याद रखिएगा। पारबा जो नेशनल पार्क है कूनो पालनपुर नेशनल पार्क श्योपुर में बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित पर्यटन स्थल में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो ग्वालियर में स्थित है? जवाब दो। 2004 के करीब करीब घोषणा की थी इसे नेशनल पार्क बनाने में, 2004 कर लगभग। चलिए थोड़ा शेयर करो यार, कम लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन है, तभी तो पता चलेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं। एक बार शेयर करा करो दबा के। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के क्लास ली है, तो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक से। ज्योग्राफी जो हमारा एमपी का ज्योग्राफी है, वहां में एक टॉपिक है जहां पर हम लोग पर्यटन पढ़ते हैं। ठीक है, और वहां बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, पीएससी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ग्वालियर में कौन सा पर्यटन स्थल है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहां पर नहीं है, छतरी बाग नहीं है, अशोक स्तंभ यहां पर नहीं है, यहां पर है गौस मोहम्मद का मकबरा। गौस मोहम्मद का मकबरा, गौस मोहम्मद जो थे वो तानसेन के गुरु भी थे, तानसेन के गुरु थे, और तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा आमने सामने ही है ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो मकबरा है वो तानसेन का मकबरा है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो तानसेन जो है
तानसेन का और मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो कहां पर है, ग्वालियर में ही। ठीक है, अशोक स्तंभ तो आपको पता है सारनाथ में देखने को मिलेगा। छतरी बाग जो है वो इंदौर में देखने को मिलेगा आपको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ग्वालियर में कौन सा है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, याद रखिएगा आप लोग। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, जल्दी से बताइए आप कमेंट में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, बताइए कहां पर है। सी इट सर्जन सोलंकी आप क्या लिख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समझने नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखिए। अच्छा सी ऐसा लिखा होगा, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनेस्को लैंडस्केप सिटी सूची में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को क्या होती है, यूनेस्को जो है, सॉरी यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो भारत के अंदर या दुनिया भर में कुछ ऐसी साइट, सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थाओं को एक विश्व धरोहर में शामिल करती है। तो उसने मध्य प्रदेश की कौन कौन सी सिटियां हैं जिसको उस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी में शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ओरछा को किया गया है, ग्वालियर को किया गया है, कि दोनों को किया गया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ओरछा और ग्वालियर दोनों सिटियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में 3 जगह और हैं जो विश्व की यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। एक है सबसे पहले खजुराहो के बाद देखिए सांची है, और सांची के बाद है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका, तो ध्यान रखिएगा भीमबेटका जो है 2003 में, ये सांची जो है 1989 में, और खजुराहो जो है 1986 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, सांची को 1989 में 1989 में शामिल किया गया, और सांची को 2003 में, सॉरी भीमबेटका जो रायसेन जिले में आती है, इधर लिख देता हूं मैं, भीमबेटका जो है वो कहां पर है, यहाँ पर एक गुफा है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो रायसेन में पड़ती है। कहां पड़ती, रायसेन जिले में पड़ती हैं। इसे 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, एकदम आंसर सही है। भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कहां पर है, वो भोपाल में। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो भीमबेटका, खजुराहो, सांची और भीमबेटका तीनों को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, और 2 सिटियों को शामिल किया गया अभी, ओरछा और ग्वालियर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पे चलेंगे, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है यार, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है बताइएगा। चलिए पचमढ़ी किस पहाड़ी पे स्थित है, चलिए पचमढ़ी बताइए किस पहाड़ी पर स्थित है। चलिए मैकाल पहाड़ी पे, धूपगढ़ पर है, महादेव पर है, राजपीपला पर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं बता रहा हूं पचमढ़ी कहां पर है। सबसे पहले पचमढ़ी याद रखिए होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में आती है, नर्मदापुरम जिले में आती है पचमढ़ी। ठीक है, शीतकालीन इसे हमारी राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की एकमात्र, मतलब और नहीं है हिल स्टेशन, जो मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन है वो है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी में जो नदी बहती है वो उस नदी का नाम है तवा नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, तवा नदी। और यहाँ पर देखिए पचमढ़ी में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है महादेव की पहाड़ी। कौन सी, महादेव की पहाड़ी पर ही पचमढ़ी पहाड़ बसा हुआ है, और इस महादेव की पहाड़ी पर ही एक धूपगढ़ जगह है। कौन सी जगह है, धूपगढ़। और ये धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। धूपगढ़ ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये कहां पर, ये भी पचमढ़ी में है, पर पचमढ़ी की जो पहाड़ी है वो कहां पर है, महादेव पहाड़ी। ठीक है, महादेव श्रेणी जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की, देखिए सतपुड़ा जो पहाड़ी है ना, सतपुड़ा की जो श्रेणी में सतपुड़ा श्रेणी है, उस सतपुड़ा श्रेणी पर महादेव पहाड़ी है, और उसी पर पचमढ़ी शहर बसा हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीज याद रखना पचमढ़ी में।
पचमढ़ी में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। झरने की बात करें तो रजत फाल यहाँ पर है, बी फॉल जिसे जमुना फाल कहा जाता है वो है, अप्सरा फाल यहाँ पर है, ठीक है। बहुत सारी जटाशंकर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी बहुत बढ़िया जगह है पचमढ़ी, कभी मौका लगे तो घूम के आना, बहुत शानदार जगह, गर्मी में जाने लायक है, ठंडा माहौल रहता है, जाइए आप लोग। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। यहां पर महल है और यहां पे वो जगह है जिनके बारे में ये महल दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि कहां पर कौन सा महल है, वो किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा जल्दी से। हाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है महादेव। चलिए मोती महल जो कहां पर है? ग्वालियर में है। फिर इसके बाद गुजरी महल जो कहां पर है आपको बताना है। जयविलास महल, मदन महल। चलिए देखिए दोस्तों, इस टाइप के अगर पीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसमें से एक दो तो जो आपको आते हैं पहले उनको मैच कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, अभी हमने देखा था मदन महल, तो मदन महल के बारे में हमने देखा था कि जबलपुर में है, तो कहीं लिखा है कि जबलपुर, देखिए जबलपुर, देखिए हाँ ये लिखा है जबलपुर। तो पहले का क्या आ जाएगा? तीसरा। जबलपुर के समीप 1200 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। फिर देखिए जयविलास पैलेस की अगर हम बात करें, जयविलास जो पैलेस है वो कहां पर है? जयविलास पैलेस जो है वो ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया का निवास के पश्चात नमूने के तौर पर से निर्मित किया गया है, ठीक है। इसके बाद गुजरी महल की बात करें, गुजरी महल जो है वो मानसिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, मानसिंह की जो पत्नी थी मृगनयनी, मृगनयनी को प्यार से मानसिंह क्या कहते थे? गुजरी कहते थे, इसलिए इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। तो मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी के लिए, गुजरी के लिए क्या करवाया था? महल का निर्माण करवाया था। तो बी का बन, तो बन बन है, पहला नहीं हो सकता। और पहले का कौन सा है? पहले का मोती महल कहां पर है? या आप इसको गुजरी महल देख लो, गुजरी महल बी का क्या है? पहला है। मदन महल का कौन सा है? मदन महल का है मदन महल का कहां गया? जबलपुर, तो डी का तीसरा है। तो यहां से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो डी इज द राइट आंसर लग रहा है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अच्छा डी आप लोगों को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, दिख जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से मान लो एक आध आपको नहीं भी आता ना, तो भी आप लोग इसको मैच करके क्या कर सकते हो? इसको मैच करके आप लोग इसे बना सकते हो, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखिए सी का क्या आ रहा है? दूसरा। सी का क्या आ रहा है? जयविलास पैलेस जो है, जयविलास पैलेस नमूने के तौर पे। और मोती महल जो है, मोती महल का क्या आ जाएगा? राजा जीवाजी राव का कलात्मक महल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोगों को ये समझने आ गया होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? जो पचमढ़ी है वो किस प्रसिद्धि के कारण फेमस है? पूरे मध्य प्रदेश में क्यों फेमस है? यहां पर योगेश्वर नाथ का मंदिर है, एक सुंदर पहाड़ी सौरगाह है, बड़ा अभ्यारण्य है, क्या औद्योगिक नगरी है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, डी है, वो दिख नहीं रहा था, मैंने उसको कर दिया। चलिए तो देखिए यहाँ पर कोई योगेश्वर नाथ का मंदिर नहीं है, कोई प्रसिद्धि का कारण नहीं है, कोई औद्योगिक नगरी नहीं है, यहाँ पे कोई कारखाने वगैरह नहीं है, बड़ा अभ्यारण्य भी नहीं है, एक सुंदर पहाड़ी है। ये पचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, सुंदरी के कारण, इतनी सुंदर पहाड़ी है इसीलिए ये फेमस है। तो पचमढ़ी जो प्रसिद्ध है उसका कारण है कि एक सुंदर सी क्या है? पहाड़ी है। कभी कभी बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं अगर आपको पता होगा तो आप आंसर लगाओगे, क्योंकि पचमढ़ी एक अभ्यारण्य भी है, ठीक है, पचमढ़ी एक अभ्यारण्य भी है, तो इससे कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा एक सुंदर सी पहाड़ी है पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दी। अब देखिए किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? ये झरने वाले क्वेश्चन पे भी हमने कराया था, क्योंकि यहाँ पर स्नान करने वाले लोगों को पानी चुभता है। बी फॉल समझते हो? बी मतलब मधुमक्खी, जो मधुमक्खी काटती है ना, ऐसे जब ऊपर से पानी गिरता है 1 किलोमीटर ऊंचा, 1 किलोमीटर लगभग इतना ऊंचा से पानी गिरता है, हमें 1 किलोमीटर नीचे उतर के जाना पड़ता है, जब ऊपर से जो पानी गिरता है तो वो ऐसा चुभता है, बी फॉल, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बी फॉल। बी फॉल को स्थानीय लोग कहते हैं, पर उसका एक ओरिजिनल नाम है, वो क्या है? क्या इसे पाताल पानी कहते हैं?
क्या इसे जमुना प्रपात कहते हैं, चचई फाल कहते हैं, क्या क्योटी फॉल कहते हैं? देखिए चचई फाल तो रीवा में है, इसे नहीं कहेंगे। पाताल पानी तो इंदौर में, इसे भी नहीं कहेंगे। क्योटी फॉल रीवा में है, इसे भी नहीं कहेंगे। इसे जमुना फाल कहते हैं, जमुना प्रपात, जमुना फॉल, जमुना वाटरफॉल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे जमुना फॉल्स कहा जाता है, बी फॉल को ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएससी ने कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां स्थित हैं? चलिए देखिए, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हो आसानी से। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां पर हैं? जहां पर मध्य प्रदेश में पांडवों ने अज्ञातवास वनवास पे निकले थे तब गुजारा था, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट इसका, कि मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां पर स्थित। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पांडव गुफाएं सिंपल सा है, वो कहां पर है? पचमढ़ी में है, ठीक है। भोजपुर में एशिया का सबसे बड़ा पूरा शिवलिंग, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आपको भोजपुर में देखने को मिलेगा, राजा भोज ने बनवाया है, ठीक है। भोजपुर उदयगिरी जो की गुफाएं जो है विदिशा में है, 20 गुफाएं हैं। अमरकंटक कहां पर? अनूपपुर जिले में आता है, याद रखिएगा। अमरकंटक कहां पर है? जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका अमरकंटक। उदयगिरी की गुफाएं कहां पड़ती है? विदिशा में पड़ती हैं। और भोजपुर कहां पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। भोजपुर जो है वो रायसेन जिले में पड़ता है। एशिया का या मैं तो बोलूं विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग यहीं पे देखने को आपको मिलेगी, जो परमार वंश के राजा, कौन से? परमार वंश के राजा, राजा भोज ने बनवाई थी, ध्यान रखिएगा। परमार वंश के राजा भोज ने भोजपुर बसाया था और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। पचमढ़ी में है आपका पांडव की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। डच फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव की गुफाएं कहां स्थित है? देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है पर पूछने का अलग तरीका हो गया। देखिए डच फॉल पूछ दिया आपसे, ठीक है, महादेव पहाड़ी पूछ दी, अप्सरा विहार पूछ दिया और पांडव गुफाएं पूछ दी। तो पांडव गुफाएं तो आपको पता है, मान लीजिए आपको डच फॉल नहीं पता, अप्सरा फॉल नहीं पता, पर आपको पांडव गुफाएं तो पता है, जो अभी हमने देखी थी वो कहां पर है? पचमढ़ी में, ठीक है। तो डच फॉल भी पचमढ़ी में है, महादेव पहाड़ी पचमढ़ी में है और अप्सरा विहार भी कहां पर है? पचमढ़ी में है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एमपीपीएससी 2020 का ही क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 सागर, एमपीपीएससी 2020 का है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? मध्य प्रदेश में 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, उज्जैन। जवाब दीजिएगा, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देवेश मिश्रा बी कह रहे हैं, योगेश मुकाती वी है, दिव्या ने डी दिया, अभिनय आर्या वी आंसर दे रहे हैं, आशीष सिंह राजपूत डी आंसर दे रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, इसे याद रखना है यार, मैं इसमें स्टार लगाता हूं, ट्रिपल स्टार वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप लोग उज्जैन जाते हो, तो मध्य प्रदेश में अगर आप उज्जैन जाते हो, पौराणिक कहानियों के हिसाब से यहाँ पर आपको 7 सागर देखने को मिलेंगे। कितने सागर? 7 सागर और 9 नारायण के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और 84 महादेव की परिक्रमा, महादेव के मंदिर है 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? उज्जैन में। और उज्जैन में ही कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। हर 12 सालों में यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जो था वर्तमान में अवंती की राजधानी हुआ करता था, याद रखिएगा उज्जैन के बारे में। अभी अभी यहाँ पर क्या है, कौन सा शिवलोक की स्थापना हुई है, नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा यहाँ पे एक लोक भगवान शंकर की जितनी भी कहानियां हैं उनको मूर्ति के आकार में, पेंटिंग के आकार में पूरा बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। अब अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और आपको इसके जवाब देना है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है, मध्य प्रदेश में सांची का जो स्तूप है
वो देखी जाने वाली सजावट की शैली को अब क्या कहते हैं? भाई जो सांची का स्तूप आपने देखा होगा, ये भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक होते हैं। जो स्तूप है ना, स्तूप जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। क्या? स्तूप। सम्राट अशोक ने सांची, जो कि रायसेन जिले में आती है, रायसेन जिले में सांची पड़ता है, वहां पर, जिसे 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस सांची के स्तूप में कौन सी सजावट की शैली आपको नजर आएगी? अमरावती, गंधार, मथुरा या भरूच? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुंग वंश के शासनकाल में पुष्यमित्र सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग जो था एक ब्राह्मण व्यक्ति था, सेनापति था ये। बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, और बृहदत्त का ही सेनापति था कौन? पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त को मारकर एक नए वंश की स्थापना करी थी, जिसे सुंग वंश कहा जाता है। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना करी। और सुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था ये, पर ये भी स्टार्टिंग में क्या करता है, जो बुद्धों का विरोध करता है, बुद्ध धर्म का विरोध करता है, तो स्तूप तुड़वा देता है। पर बाद में इसको सद्बुद्धि आती है, फिर ये क्या करता है, उनका पुनः निर्माण करवाता है, बाउंड्री बनवाता है सुंग। और ये सतना के अंदर, कहां पर माय डियर फ्रेंड? सतना। ध्यान रखिएगा, सतना में ये क्या करता है, एक स्तूप बनवाता है, उन्हें भरूच का स्तूप कहा जाता है। और उस भरूच की शैली को ही के हिसाब से इसकी सजावट करता है। और सांची के स्तूप में भी भरूच शैली के हिसाब से क्या होता है, सजावट होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुंग वंश में मैंने बता दिया, जब हम लोग मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे सुंग वंश वापस से पढ़ेंगे कि सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग है। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करता है। इसका जो बेटा रहता है उसका नाम रहता अग्निमित्र, और अग्निमित्र क्या करता है, विदिशा को अपनी राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? विदिशा को अपनी राजधानी बनाता है। और कालिदास ने किताब लिखी है अग्निमित्रम, मालविका इस अग्निमित्र की क्या होती है, प्रेमिका होती है। उसको कालिदास ने किताब भी लिखी, बहुत बार पूछा जाता है, वो मैं वहां पर भी डिस्कस करूंगा। तो अभी आपको याद रखना है कि सांची के स्तूप कौन सी शैली पे बने हुए हैं? भरहुत शैली पर। और भरूच के स्तूप कहां पर है? सतना में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी आंखों के सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका की शैलाशें हैं? शैलाशें मतलब पत्थरों के घर, जहां पर लोग रहते थे, विश्राम करते थे पाषाण काल के समय में, शैलाशें। तो कौन से जिले में है ये? रतलाम में नहीं है, छतरपुर में नहीं है। बार बार रिपीटेड मैं चीजें बता चुका हूं कि जो भीमबेटका की जो शैलाशें हैं वो रायसेन जिले में पड़ते हैं। अब्दुल्लागंज, रायसेन के अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में आपको क्या देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं दिखती हैं। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इन्हें 2003 में विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। ये भी चीज याद रखना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल के पास में देखने को मिलेगी। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच करना है आप लोगों को, मैच द फीलिंग। देखिए व्हाइट चर्च, ये देखिए मैंने अपनी आपकी जो क्लास में चर्च नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, चर्च नहीं पढ़ाए थे, पर जो 4 ही चर्च जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में आपको चर्च नहीं पढ़ाए, ध्यान रखिएगा। वो चारों क्वेश्चनों में मैंने पूरे चर्च कंप्लीट कर दिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न से आप लोग इसको नोट करके भी लिख लेना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है व्हाइट चर्च, कैथेड्रल चर्च, रेड चर्च और पचमढ़ी चर्च। ये कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसा कि देखिए ये 2 चर्च, व्हाइट चर्च और रेड चर्च, व्हाइट चर्च और रेड चर्च जो दोनों कहां पर है? इंदौर में है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट चर्च और रेड चर्च दोनों कहां पर है? इंदौर में है। और पचमढ़ी चर्च तो कहां पर है? पचमढ़ी में है। अब बचा एक ही चर्च जिसका नाम है कैथेड्रल चर्च। कैथेड्रल चर्च जो है वो कहां पर है? जबलपुर में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखो गुफाएं देखी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने महल देखे, किले देखे, ठीक है, मकबरे देखे, पर चर्च नहीं देखे थे। तो चर्च, ये जो 4 जो चर्च हैं यही महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में आते हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान रखना। तो पचमढ़ी से तो क्लियर हो रहा है, पचमढ़ी चर्च पचमढ़ी में ही होगा। बस व्हाइट चर्च और रेड चर्च याद रखना, ये इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में। बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखिए पहले का क्या है, व्हाइट चर्च कहां पर? इंदौर में। पहले का दूसरा, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। कैथेड्रल चर्च एक है, तो यहाँ पर आपका सी जो कौन सा है, रेड चर्च, ये भी इंदौर में 4th। तो इसका सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है, सी इज द राइट आंसर।
चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, भीमबेटका की खोज किसने करी थी? जो भीमबेटका जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन में अभी हमने भीमबेटका की देखी, रायसेन में जो है, जिसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उसकी खोज किसने करी थी? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मैंने क्लास में आपको बताया था कि डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, विष्णुधर वाकड़कर या डॉक्टर राजबली पांडे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है, सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। तो आप लोग याद रखना, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की क्या करी है? भीमबेटका की क्या करी है? खोज करी। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो कैसे याद रखोगे? देखिए विष्णु भगवान, ये जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान कहां पर बैठे थे? भीमबेटका की जो गुफा है, तो ऐसे कुछ आपको याद रखना है। जो रायसेन में भीमबेटका की गुफा है, वहां पे विष्णु भगवान ने उसकी खोज करी। किसने खोज करी? विष्णु भगवान ने। तो जैसे ही आपको भगवान याद हो जाएंगे तो विष्णुधर वाकड़कर, ठीक है, विष्णुधर वाकड़कर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो विष्णु भगवान याद रख लो आप, क्योंकि देखो विष्णुधर वाकड़कर, श्याम सुंदर निगम, एच.डी. सांकलिया भूल जाते हैं, मगर आपको ऐसे याद रखना है रायसेन में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनकी खोज किसने करी? विष्णु भगवान ने करी। जैसे दिमाग में विष्णु भगवान सेट हो जाएगा तो ऑप्शन में आपको समझ में आएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने खोज करी है भीमबेटका की गुफाएं। बताइए कितना आसान है याद करना? भाई वाकड़कर याद करना मुश्किल है, पर भगवान विष्णु आपको याद करना आसान है। चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? देखिए एक ही टॉपिक से कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए पांडव गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी में है। पांडव गुफाओं की बात करें, ये पचमढ़ी में है, ठीक है, पचमढ़ी में है। शंकराचार्य की गुफाओं की बात करें तो ये शंकराचार्य की गुफाएं आपको कहां पे मिलेंगी? शंकराचार्य की गुफाएं आपको मिलेंगी ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर खंडवा में। भीमबेटका की जो गुफाएं मिलेंगी वो कहां मिलेंगी? रायसेन में। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यही पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह। सबसे ज्यादा जो गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी वो भीमबेटका की गुफाओं में मिलने वाली है, ठीक है। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व धरोहर में शामिल है। और पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, स्टोन एज की अगर हम लोग बात करें तो स्टोन एज में यहाँ के बहुत सारे साक्ष्य मिले। यहाँ पे क्या मिलते हैं? पेंटिंग, चट्टानों पर जो रॉक्स पे है ना, अलग अलग शैली में, अलग अलग उसमें चित्रात्मक शैली का इस्तेमाल करके यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। बहुत पुरानी स्टोन एज की बात करें, उस समय की यहाँ पर साक्ष्य देखने को आपको मिलते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 32 बावड़ियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 32 बावड़ी, ठीक है। बावड़ी क्या होती है? कुआं जैसी होती है बावड़ी, ठीक है, कुआं का छोटा रूप होती है बावड़ी। चलिए इसका आंसर दीजिए, कहां पर है? अनूपपुर में है, अशोकनगर में है, चंदेरी पर है? चलिए मैं बता देता हूं, बस कुछ क्वेश्चन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए आखिरी तक, जाना किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो देखिए ये चंदेरी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 32 बावड़ियां देखने को मिलेंगी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा गया है। चंदेरी, और चंदेरी जो है वो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी ऑप्शन में दे रखा है और चंदेरी भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा। चंदेरी जो है वो 32 बावड़ियां यहाँ पे है। चंदेरी का जो किला है, चंदेरी का जो किला है वो किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। देखिए मैंने कैसे याद करवाया था। चंदेरी जो है, चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस, चंदेरी की जो है साड़ियां बहुत फेमस है। और कीर्ति एक लड़की का नाम है, कीर्ति। देखो कीर्ति क्या करती है? बहुत सारी साड़ियां पहनती चंदेरी की। और कीर्ति से आप कीर्तिपाल याद रखोगे। राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किलों का निर्माण करवाया था। और वहीं पर मेदिनी राय की पत्नी ने और उसकी दासियों ने क्या करा था? जोहर करा था। इसलिए चंदेरी में जोहर कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। चंदेरी का किला और चंदेरी में जोहर कुंड आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपको 32 बावड़ी नजर आएंगी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, 32 बावड़ियां कहां पर है? चंदेरी में।
चलिए अगला क्वेश्चन आपको मिलाना है। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल जो है, मैंने आपको जैन तीर्थ स्थल कराए थे, तो यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ पर उनकी जगह है, तो बताइएगा जल्दी कौन सा तीर्थ स्थल कहाँ पर है। चलिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है एकदम, ये जवाब दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैन तीर्थ स्थलों वाला। चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी से। चलो देखिए, अगर पावागिरी की बात करें, बताइए पावागिरी कहां पर देखने को मिलेगी आपको। पुष्पगिरी कहां पर है, पुष्पगिरी। पापो पापोराजी कहां पर है, बावन गजा कहां पर है। दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं जैन तीर्थ स्थल हैं। क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। चलिए कैसे मिलाएंगे, देखो बावन गजा की मैं बात करूं, बावन गजा कहां पड़ता है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहां पर बावन गजा पर भगवान पार्श्वनाथ, कौन से, ऋषभ देव, इनके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव की क्या है, प्रतिमा है। ऋषभ देव की प्रतिमा है, एक ही पहाड़ को पत्थरों से काट के बनाई गई सबसे ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी बावन गजा में, जो कहां पड़ता है, बड़वानी में पड़ता है। ठीक है। अगर पापोराजी की बात करूं, पापोराजी भी क्या है, एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर शायद पीतल की एक मूर्ति बनाई गई है, वो भी तीर्थंकरों की बनाई गई है। वो कहां पे पड़ता है, टीकमगढ़ में पड़ता है। ठीक है। पुष्पगिरी की बात करूं तो पुष्पगिरी कहां पे पड़ता है, देवास में पड़ता है। और पावागिरी कहां पे पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। तो कैसे याद रखोगे, देखो पावागिरी से पावागिरी जो आप समझ रहे हो ना, तो पाव भाजी, देखिए पाव भाजी नजर आ रहा है, और पाव भाजी कौन खाता है, खरगोश खाता है। खरगोन को आप लोग खरगोश याद रखना, इससे बहुत सारी चीजें समझने आएंगी। देखिए जैसे खरगोन को आप लोग खरगोश याद रखोगे ना, खरगोश। ये सर कैसी कैसी ट्रिक बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो खरगोन जिला जब भी आएगा ना, खरगोश आपको दिमाग में आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज इसको ट्रिक से बताऊंगा। देखो खरगोन को क्या है, मिर्ची पसंद है। क्या है, मिर्च पसंद है, तो खरगोन में मिर्ची ज्यादा होती है। और खरगोश कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जो कपास जो होती है ना, कॉटन, वो भी व्हाइट कलर की होती है। तो इससे याद होगा कि खरगोन में कपास भी ज्यादा होती है, मिर्ची भी ज्यादा होती है। ठीक है। खरगोश जो है वो पावा पूरी भी खाता है, तो देखो पावागिरी, ऐसे करना पड़ेगी यार चीजें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, कैसे याद करेंगे हम, ऐसे लिंक करके याद करोगे तो आसान हो जाए। अब देखो पुष्पगिरी, अब देवास ऐसी जगह है जहां देवों का वास है, तो ऊपर से वहां पे पुष्प गिरता है। चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर, नॉर्थ प्लेस है देवास में, तो ऊपर से क्या करते हैं, पुष्प गिरते हैं। ठीक है। तो पुष्पगिरी, ये जो देवास की एक सोनकच्छ करके एक तहसील आती है, सोनकच्छ, जहां पर इंदौर भोपाल का जो जाते होंगे आप लोग, कभी इंदौर से भोपाल गए होंगे, तो रास्ते में जिस जगह पे बस रुकती है, वहां पर जो नाश्ता पानी मिलता है वो सोनकच्छ पड़ता है। तो सोनकच्छ में ही वहां से 3-4 किलोमीटर दूर पर पुष्पगिरी पड़ेगा, पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी कहां पर है, देवास में। पापोराजी, पापो जहां पर पाप आपके कट जाएंगे, पापोराजी कहां पर है, टीकमगढ़ में, टीकमगढ़। और बावन गजा कहां पर है, ये बड़वानी में है। ठीक है। और ऋषभ देव की यहाँ पे मूर्ति पत्थर को काट के बनाई गई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है। बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर, पटना, दतिया या जबलपुर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ मार्बल के पहाड़ आपको नजर आएंगे। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बंदर कूदनी मार्बल हिल इज लोकेटेड। बताओ भाई जल्दी से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल मिलेंगे। दोस्तों जो बंदर कूदनी है ना, ये नर्मदा नदी को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का एक नाम है जिसे बंदर कूदनी भी कहा जाता है, बंदर कूदनी कहा जाता है नर्मदा नदी को, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे पहाड़, छोटे छोटे पर्वत, पहाड़ियां रहती है, मतलब चट्टाने रहती हैं, उस पर ऐसे ऐसे बहती है, कूदते कूदते बहती है, ऐसा लगता है जैसे बंदर कूद रहा हो, बंदर कूद रहा हो, इसीलिए इसे बंदर कूदनी नाम दिया गया, किसे, नर्मदा नदी को, ध्यान रखिएगा। और बंदर कूदनी होते हुए जो चट्टानों पे है, वहीं से मार्बल निकलता है, इसीलिए बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ भी कहा जाता है। और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, कहां पड़ते हैं, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही संगमरमर के लिए भेड़ाघाट फेमस है, और जबलपुर में ही मार्बल मिलता है जिसे बंदर कूदनी कहा जाता है। और नर्मदा नदी वहां से ऐसे ऐसे बहते निकलती है, इसलिए नर्मदा नदी को भी बंदर कूदनी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित। 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है, भेड़ाघाट, चंदेरी, अमरकंटक या मंदसौर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 योगिनी मंदिर जो है कलचूरी,
कलचुरी नरेश, मतलब कलचुरी वंश आएगा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राजा थे कलचुरी वंश के। तो कलचुरियों ने ही जो मंदिर का निर्माण करवाया था 64 योगिनी मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है, जबलपुर। ठीक है, ये जबलपुर के भेड़ा घाट पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जबलपुर के भेड़ा घाट पे पड़ता है। और भेड़ा घाट में धुआंधार, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा, जलप्रपात। ठीक है, झरना है धुआंधार, मतलब पानी, नर्मदा नदी का पानी एकदम से गहराई में गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, धुआंधार। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे देखने को पड़ेगा, भेड़ाघाट। और धुआंधार जलप्रपात के पास में 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर आपको जबलपुर, जबलपुर, आपका मुरैना और ग्वालियर, ये 3 जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे 64 योगिनी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली का सराय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली का सराय कहां स्थित है, हरदा जिले में स्थित तेली का सराय कहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे अब हम लोग। मुरैना, भेड़ाघाट, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देंगे, हरदा जिले में तेली का सराय कहां पर स्थित, तेली का सराय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो तेली का सराय है वो कहां पर स्थित है, हांडिया। ठीक है, हंडिया जो है ये कहां पर आता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में, हरदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तेली का सराय है। ठीक है, तेली का सराय कहां पर है, हंडिया डिस्ट्रिक्ट में, हरदा जिले में प्रसिद्ध तेली का सराय। ठीक है, तेली का सराय जो है वो कहां पे पड़ता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट के हंडिया में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तेली का सराय। और यही हंडिया पे आपने सुना होगा, अभी अगला जो क्वेश्चन आएगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनकी क्या है, समाधि भी है यहाँ पर। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है, उसी में देख लीजिए आप लोग, तेली का सराय। तेली का सराय बहुत पूछा जाता है, सराय है, सराय मतलब कह सकते हैं आप लोग बावड़ी टाइप की है, बावड़ी समझते हो, मतलब क्या कहेंगे, बावड़ी नहीं, अच्छा शब्द कहते हैं, जो नीचे उतर के जाया जाता है, जहाँ पर मजाल टाइप की जो रहती है ना, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को आता तो कमेंट में करिए सराय क्या होता है। ठीक है, तो तेली की सराय आपको कहाँ मिलती है, हांडिया में मिलती है। और हांडिया कहाँ पे है, हरदा जिले में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के 9 रत्न मुल्ला दो प्याजा की, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुल्ला दो प्याजा जो थे, अकबर के 9 रत्न थे, उनकी कब्र कहां पर स्थित है। तो मुल्ला दो प्याजा की जो कब्र है वो भी कहां पर है, हांडिया। और हांडिया कहां पे आता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। हरदा डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है, हांडिया। और हांडिया में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, मुल्ला दो प्याजा की कब्र। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा की कब्र, तेली का सराय, एक ही जगह पे है, हांडिया में। और हांडिया कहां पड़ती है, हरदा जिले में, याद रखिएगा। मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ पुराशेष हैं और यहाँ पर क्या है, कुछ सूचियां हैं कि कौन सा पुरातत्व जो है वो कहां पर मिलता है। जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए, भव्य प्रवेश द्वार जो है वो कहां पर है, बराह अवतार के रूप में विष्णु भगवान की प्रतिमा कहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बराह प्रतिमा कहां पर है, और हेलोडोरस स्तंभ कहां पर है। चलिए, तो मैं फटाफट इसके आंसर आपको बता देता हूं। देखिए तो इसका जो आंसर है, देखिए भव्य प्रवेश द्वार की अगर हम लोग बात करें, बड़ा प्रवेश द्वार जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा आपको, भव्य प्रवेश द्वार जो देखने को मिलेगा वो सांची में ही देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग सांची का स्तूप जाते हैं ना, जैसे सांची का स्तूप आपने घूमा तो उसी के पहले बहुत बड़ा आपको गेट नजर आएगा, उसे भव्य प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, तो भव्य प्रवेश द्वार कहां पर है, वो सांची में ही है। सांची के स्तूप के पहले आपको एक गेट मिलेगा, उसे भव्य प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर देखिए, बराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा कहां पे देखने को मिलेगी, उदयगिरी में। ठीक है, बराह अवतार के रूप में विष्णु भगवान की जो प्रतिमा आपको नजर आएगी वो कहां पे, उदयगिरी। और उदयगिरी कहां पे पड़ती है दोस्तों, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, याद रखिएगा। और यहां पर उदयगिरी में 20 गुफाएं, कितनी गुफाएं, 20 गुफाएं, जो जैन धर्म और वैष्णव धर्म से संबंध है, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं यहाँ की गुफाएं। बराह की प्रतिमा की अगर हम बात करें, बराह की प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराह की जो प्रतिमा है वो आपको एरन में देखने को मिलेगी। एरन कहां पे पड़ता है, एरन पड़ता है सागर डिस्ट्रिक्ट में। और एरन से ही पहले सती प्रथा क्या होती थी, अगर पति का देहांत हो जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जलाया जाता था, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर पहले सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इसी एरन से मिले हैं। और इसी एरन में एक बराह की बहुत ऊंची प्रतिमा आपको नजर आएगी। फिर हेलियोडोरस के स्तंभ की बात करें तो हेलियोडोरस का स्तंभ जो है बैसनगर, ये बैसनगर कहां पे पड़ता है, विदिशा में बैसनगर पड़ता है। बेतवा नदी
बेतवा नदी और बैश नदी के बीच में, बेतवा और बैश नदी के बीच में एक हेलोडेरस का स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। स्थानीय लोग इसे खाम बाबा का स्तंभ भी कहते हैं और कुछ लोग इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। सब सही आंसर ही लगे हुए हैं इधर। सयाजी द्वार कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सयाजी द्वार कहां पर है ये पूछा जाता है। मराठाओं ने इसका निर्माण करवाया था, सयाजी द्वार का। तो दोस्तों सयाजी द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आप बहुत बार वहां गए हो पर आपने उसकी नजर नहीं गई होगी। जैसे ही आप देवास रेलवे स्टेशन पे उतरते हो और देवास रेलवे स्टेशन से आप पहाड़ी की ओर जाते हो चामुंडा माता के दर्शन, तो रास्ते में एक आपको द्वार नजर आता है, उसे सयाजी द्वार कहते हैं और जो कहां पर है? देवास में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सयाजी द्वार जो है मराठाओं ने निर्माण करवाया था। कहां पर निर्माण करवाया था? देवास में। तो देवास में जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से उतरते हो तो रास्ते में आपको एक सयाजी द्वार मिलेगा। बहुत पुराना सा हो गया, उसकी देखरेख कोई नहीं करता, पर क्वेश्चन बनेगा मराठाओं ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आया, खंबे नुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स। सुनिएगा भाई, खंबे नुमा पत्थर वाले, ऐसे देखिए खंबे के समान पत्थरों का पहाड़ है, बहुत सारे हजारों खंबे आपको नजर आएंगे। खंबे नुमा पत्थरों वाले कावड़िया हिल्स कहां पर है? कावड़िया हिल्स। ध्यान रखिएगा, ये कावड़िया हिल्स जो है सुंदर सुंदर गाने भी गाती है। क्या गाती है? सॉन्ग। क्या बोलेंगे? धुन बजती है, सॉन्ग बजते हैं। समझ रहे हो? आप इन पहाड़ियों पे घूमने जाओगे तो इन पहाड़ियों को कहते हैं गाने गाने वाली पहाड़ियां। धुन बजती, इनमें आवाज ही आती, बहुत शानदार शानदार आवाज आती हैं। ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, कावड़िया के हिल्स कहां पर देखने को मिलेगी? खंबेनुमा है। कहते हैं कि भीम ने वनवास के समय, जो भीम थे ना महाभारत वाले, भीम ने वनवास के समय ऐसे पहाड़ों को काट काट के खंबे बनाए थे और एक साथ वहां पे रखे थे। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये पड़ते हैं देवास डिस्ट्रिक्ट में। देवास डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखिएगा, देवास डिस्ट्रिक्ट में आपको खंबेनुमा पत्थरों का कावड़िया हिल्स मिलता है देवास में। और इसी के बगल में आपको सीता वाटिका मिलेगी, सीता वाटिका। ठीक है, सीता वाटिका भी आपको कावड़िया हिल्स के बगल में मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा खंबेनुमा पत्थरों वाले कावड़िया हिल्स किस जिले में पड़ते हैं? तो बताइएगा देवास में पड़ते हैं। और इन पहाड़ों को क्या कहा जाता है? इनसे साउंड निकलता है, अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऐसे मध्य प्रदेश में कौन से पहाड़ हैं जहां से आवाज सुनाई देती है? तो बताइएगा कावड़िया हिल्स। इंपॉर्टेंट है, कावड़िया हिल्स जो है जहां से आवाज आती है। भीम कहते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिक भीम ने क्या करा था? इन पत्थरों का, बड़ा खंबेनुमा पत्थरों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट रामायण काल में एक लोकप्रिय नाम है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? चित्रकूट। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भेंट, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। बताइएगा कौन से जिले में आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब है सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है चित्रकूट। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी पूछिए? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी बहती है। और सती अनसुईया, सती अनसुईया का आश्रम है। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश का बाल अवतार का मंदिर भी देखने को मिलेगा। बाल अवतार का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। हनुमान धारा देखने को मिलेगी। सीता की रसोई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार जगह है सतना जिले में। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी, अनसुईया माता का आश्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनसुईया माता ने प्रार्थना करके, तप करके भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के बाल अवतार को यहाँ पे बुलाया था। ठीक है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। बॉर्डर पे, यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर करी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर करी? अभी अभी मैंने कहा था, क्या कहा था? चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भेंट, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। मतलब तुलसीदास जी ने चित्रकूट पर ही क्या करा था? रामचरितमानस की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुलसीदास किसके समय के थे? अकबर के समय। थोड़ा फास्ट हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चन है पर फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए असरफी महल, नीलकंठ महल कहां पर स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में एक ऐसा महल है कि राजा जो हुआ करते थे, जब रानियां चढ़ती थी तो हर एक कदम पर उनको एक असरफी दिया करते थे, इसलिए उस महल का नाम क्या हो गया? असरफी महल। और नीलकंठ महल,
ये कहाँ पे पड़ते हैं दोस्तों? ये मांडू में पड़ते हैं। मांडू मतलब कहाँ पड़ता है? धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मांडू, जहाँ पे असरपी महल, नीलकंठ महल, रानी रूपमती महल, ठीक है, इसके बाद दाई का महल, हिंडोला महल, इसके बाद जहाज महल, इतने सारे महल, इसके बाद हुसंग शाह का मकबरा, ठीक है, बहुत सारी मस्जिदें हैं यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मांडू, जब भी मौका लगे तो जाना, और नहीं तो पढ़ने का मौका लगे तो मांडू की जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वो जरूर पढ़ना, ठीक है। हुसंग शाह का मकबरा है, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मांडू में देखने को मिलेगा। असरपी महल, राजा राज बहादुर सॉरी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, असरपी महल, दाई का महल, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करें बाज बहादुर महल, ये भी कहां पे देखने को मिलेगा? मैंने अभी अभी बता दिया। बाज बहादुर महल जो मिलेगा आपको कहां मिलेगा दोस्तों? मांडू में मिलेगा। रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो महल है, रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल जो कहां पे देखने को मिलेगा? मांडू में मिलेगा। पर इन दोनों की समाधि कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। इन दोनों की समाधि कहां पर है? जो स्वयं अकबर ने बनवाई थी। जो किसने बनवाई थी? स्वयं अकबर ने बनवाई थी। ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि कहां है जो स्वयं अकबर ने बनवाई थी? और वहां पे लिखा था कि इन जैसा प्रेम करने वाला हमने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि उस पर रानी रूपमती जब मर जाती हैं, क्योंकि वो हीरा खा लेती है, तो बाज बहादुर सिर पटक पटक के वहां पे मरते हैं। ये मैंने क्लास में बताया था, बताइएगा। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये बन जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें, कोई अगर नहीं भी आए आपको, एक तो आएगा। बोले सर नरवर का फोर्ट हमने सुना था, राजा नल दंपत्ति रानी, ठीक है। हाथी पूजा की मैंने कहानी सुनाई थी आपको। हाथी पूजा के दिन जो लक्ष्मी पूजा होती है हमारे मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में अक्सर माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं, हाथी पूजा करते हैं। वहां पे राजा नल और दंपत्ति रानी की कहानी सुनाते हैं। वो राजा जो नल थे वो नरवर के ही राजा थे, और नरवर कहाँ पड़ता है? शिवपुरी में पड़ता है। तो नरवर का फोर्ट कहाँ पर है? शिवपुरी में है। विजय राघवगढ़ का जो फोर्ट है वो कहाँ पर है? देखिए, क्योटी का कार्य तो कहाँ पर है? क्योटी का फोर्ट। क्योटी जो है मैंने बताया था, एक जलप्रपात भी है, फोर्ट भी है, वो रीवा में है, ठीक है। अब हम बात करें कौन सा बचा? विजय राघवगढ़, ठीक है। विजय राघवगढ़ का कहां पर है? ए कटनी में है। और बलदेवगढ़ का कहां पर है? टीकमगढ़ में, ठीक है। बलदेवगढ़ का कहां पर है? टीकमगढ़ में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था। इसी तरीके के हम लोग बहुत सारे बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको जरा सा भी इस वीडियो को अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में कुछ अच्छी सी प्यारी सी लाइन देके सर का उत्साह बढ़ाना, क्योंकि ऐसे तो हम लोग जनरली नहीं मिल पाते। कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ही बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए, उसके स्टूडेंट उसका अगर पॉजिटिव कमेंट देते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं यार, आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ से टेंशन फ्री रहना है। आपको कंटेंट इतना शानदार दिया जाएगा कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हैं। और जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी आज की। बहुत सारे लोग आखिरी तक बने रहे, यही आपका जोश और जुनून, आखिरी तक बने रहना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना यार, लाइक करके उत्साह भी बढ़ाना, क्योंकि कम लोगों ने लाइक किया अभी। आखिरी तक बने मतलब मजा तो आया होगा। चलिए, प्रियंका प्रजापति कह रही बहुत अच्छी। चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। दिव्या जी को भी अच्छी लगी। बाकी सब कहाँ है? मेरे शेर लोग कहाँ है? शेरनिया ने तो सब लोगों ने आंसर सही दिया। चलिए, मतलब एक लेक्चर से आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन हो गए, और 40-50 क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। चलिए, योगेश मुकाती भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।